सर्वप्रथम आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एडुओरिगा के लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जीवन कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की भी देखभाल प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के जरिए हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रोनाउन को सीखने और समझने की शुरुआत की थी। हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में सीखते हुए प्रोनाउन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन की ओरिजिन किन शब्दों से मानी जाती है, यानी प्रोनाउन किन शब्दों से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश की। हम लोगों ने तत्पश्चात पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और उन्हें पर्सन के किसी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करने के आधार पर कितने प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है, इन सभी तथ्यों पर भी हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अटेंड किया और हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन का जो बेसिक फाउंडेशन होता है उन सभी तथ्यों को हम लोगों ने तैयार कर लिया। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन की इसी लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और पर्सनल प्रोनाउंस कितने होते हैं और उन्हें अलग अलग वर्गों में डिवाइड करके किन शब्दों को पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत शामिल किया गया है और उनका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या प्रयोजन है शामिल करने का और उनके जरिए किस प्रकार का फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस के किसी एक प्रकार का उपयोग हम क्या करने के लिए करते हैं, इन सभी तथ्यों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय के बर्बादी के अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं इनको सीखने और समझने की शुरुआत करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के संबंध में, या फिर ये कह लीजिए कि प्रोनाउन के संबंध में अपने नॉलेज को पहले से बेहतर और परिष्कृत बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को पूरे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज का जो टॉपिक हुआ वो हो गया हमारे पास में पर्सनल प्रोनाउंस। तो आप लोग हमारे साथ में सुंदर सुंदर हेडिंग लगाइए और उसके बाद में एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस शब्द की बात करें तो यहाँ पर इस पूरे पर्टिकुलर हेडिंग में आपको दो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं। एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोनाउन, ठीक है, एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोनाउन और एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है पर्सनल, ठीक है ना। तो पर्सनल को हम लोगों ने कल डिफाइन किया था और हमने कहा था कि जो पर्सनल है उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है भाई रिलेटेड टू अ पर्सन। इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू अ पर्सन। रिलेटेड टू अ पर्सन का मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति से संबंधित, ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पर जिन प्रोनाउंस को पढ़ने वाले हैं उनका संबंध किससे है? व्यक्ति से है। और इसी वजह से हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में कितने प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं उसी आधार पर हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। लेटर ऑन हम लोग इन सभी चीजों पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी फिलहाल हमको बात करनी है प्रोनाउन शब्द के बारे में। तो प्रोनाउन शब्द के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें लर्न की थी और हम लोगों ने ये पाया था कि हम प्रोनाउन उन शब्दों को कहते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होता है भाई। अ वर्ड, प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? अ वर्ड यूज्ड, जिसका प्रयोग किया गया हो ऑन बिहाफ ऑफ नाउन, नाउन के बदले प्रयोग किया गया हो जिसका, ऑन बिहाफ ऑफ नाउन, नाउन के बदले जिसका प्रयोग किया गया हो, क्या करने के लिए किया गया हो? टू अवॉइड, परहेज करने के लिए किया गया हो। किस बात से परहेज करने के लिए किया गया हो भाई? रिपीटिशन। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया गया हो विद इन अ स्पीच और सेंटेंस, विद इन अ स्पीच और सेंटेंस। मतलब किसी भी एक वक्तव्य या किसी भी एक वाक्य में किसी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं।
और अभी अभी हम लोगों ने बात की कि भाई पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर प्रोनाउन का भी मीनिंग और पर्सनल का मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या करना पड़ेगा, हमें कंबाइन करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एक दूसरे के साथ में जोड़ने की कोशिश करें तो हमने यहाँ पे बोला भाई कि जो प्रोनाउन है उसका मतलब ये हुआ कि नाउन के बदले नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात हमने बोली कि जो प्रोनाउन है ये पर्सनल होना चाहिए, यानी ये जो प्रोनाउन है इसका संबंध व्यक्ति से होना चाहिए। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नाउन हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग कर रखा है, ठीक है, जिस नाउन के बदले हम लोग इस प्रोनाउन का प्रयोग करने वाले हैं, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करने वाले हैं, ये जो नाउन है ये किसको व्यक्त करने की कोशिश करेगा, पर्सन को व्यक्त करने की कोशिश करेगा। बात आपको समझ में आई? जिस नाउन के बदले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन लगाने वाले हैं उस नाउन के पहले, उस नाउन के स्थान पर, यानी उस पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर कभी वहां पर कोई व्यक्ति नाउन के रूप में बैठा रहा होगा, तब हम लोग वहां पे पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे। तो चलिए इन सभी चीजों को थोड़ा सा आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की हम लोग डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं इन दोनों तथ्यों को मिला करके। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही ये बात भी कर ली थी, वे सभी प्रोनाउंस यानी वे सभी प्रोनाउंस जिनका प्रयोग व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए, जिनका प्रयोग व्यक्ति के लिए प्रयुक्त, जिनका प्रयोग व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर किया जाता है पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो जितने लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को मिस किया हो उतने लोग इन बातों को आराम से नोट कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों तथ्यों को मिला करके एक मल्टीलिंगुअल डेफिनेशन यहाँ पर तैयार की, ठीक है। और इस मल्टीलिंगुअल डेफिनेशन की खास बात क्या हुई कि भाई खास बात यह है कि इसमें हिंदी के शब्द ज़्यादा हैं जो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं, और हिंदी के शब्द, इंग्लिश के शब्द कम हैं जो हमें कम समझ में आते हैं। तो चलिए हम लोगों ने बोला कि भाई कि पर्सनल प्रोनाउंस जो है वे सभी प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नाउन के स्थान पर किया जाता है। मतलब ऐसा नाउन जिसका प्रयोग किया गया हो व्यक्ति के लिए, और उसके स्थान पर हम लोग जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। और एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिया था, जैसे आई हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, वी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, मी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, अस हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, इसी तरीके से ही एटसेट्रा। मतलब इस तरीके से कई हमारे पास में पर्सनल प्रोनाउंस हो सकते हैं जिनका प्रयोग हम लोग व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले नाउन के स्थान पर नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी स्पीच में। इतनी बातें आपको क्लियर है? तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक और बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफाइन की थी, और वो था कि भाई जो पर्सन है वो किसी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में कितने प्रकार का रोल अदा कर सकता है। ठीक है, जो पर्सन है वो किसी भी सेंटेंस में किसी भी कन्वर्सेशन या किसी भी कम्युनिकेशन में कितने प्रकार का रोल अदा कर सकता है, इस बात को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। ठीक है, और अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा आपके सामने फिर से लिख देना चाहूँ, ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाऊंगा और आपके सामने जो भी चीज़ होगी रिटन इन्फॉर्मेशन में मैं लिखूंगा इन शॉर्ट। तो अगर मैं आपके सामने पर्सन इन अ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन लिखने की कोशिश करूँ, क्या लिखने की कोशिश करूं, पर्सन इन अ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन लिखने की कोशिश करूं,
मतलब किसी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में पर्सन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के रोल में हो सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने बोला था कि भाई 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। और इन 3 प्रकार के लोगों में से पहले प्रकार के पर्सन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, और दूसरे प्रकार के पर्सन को हम लोग कहते हैं सेकेंड पर्सन, और जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। इतनी बातें हम लोगों ने की थी। और हमने कहा था कि भाई जो फर्स्ट पर्सन है इसके अंतर्गत 2 प्रकार के लोग आ सकते हैं। या तो स्पीकर आ सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्ता यानी बोलने वाला, या फिर राइटर हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, लेखक। लेखक का मतलब क्या हो गया, लिखने वाला, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने की थी। और सेकंड पर्सन में हमने कहा था कि भाई यहाँ पर हमारे पास में हो सकता है लिसनर। लिसनर का मतलब हो गया श्रोता, श्रोता का मतलब हो गया सुनने वाला। या फिर हमारे पास में यहाँ पर हो सकता है रीडर। रीडर का मतलब हो गया पाठक। पाठक का मतलब क्या हो गया, पढ़ने वाला। या फिर हमारे पास में हो सकती है ऑडियंस, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस का मतलब हो गया श्रोतागण, यानी एक से अधिक श्रोता लोग एक साथ में आपके सामने उपस्थित हो तो हम लोग उन्हें क्या बोल देंगे, ऑडियंस बोल देंगे। और जो थर्ड पर्सन के बारे में बात हुई थी, तो थर्ड पर्सन के बारे में ये बात हुई थी कि भाई जो थर्ड पर्सन होता है वो किसी भी कन्वर्सेशन या फिर किसी भी कम्युनिकेशन का भागीदार नहीं होता है, यानी वो नॉन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट होता है। नॉन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट होता है। बस केवल एक खास बात ये होती है जो कि हम लोगों ने हिंदी में पढ़ी थी कि भाई इसके बारे में लिखा जा सकता है या फिर इसके बारे में बोला जाता है। बस ये 2 बातें हैं जो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे तरीके से सही मान सकते हैं। तो हम लोगों ने भाई यहाँ पर क्या किया, किसी भी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में पाए जाने वाले व्यक्तियों को रोल के आधार पर 3 प्रकार के प्रमुख वर्गों में विभक्त कर दिया। पहले प्रकार का वर्ग हो गया जिसे हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन का नाम दिया, और इसमें हम लोगों ने स्पीकर या राइटर को शामिल कर लिया। दूसरे प्रकार का वर्ग हो गया जिसे हम लोगों ने सेकंड पर्सन का नाम दिया, और इसमें हम लोगों ने लिसनर, रीडर और ऑडियंस को शामिल कर लिया। और जो तीसरे प्रकार का वर्ग हुआ उसे हम लोगों ने नॉन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट्स के लिए रखा, और हम लोगों ने कहा कि भाई इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के लोग होंगे, जितने भी प्रकार के पर्सन होंगे, वे सारे लोग कैसे होंगे, नॉन पार्टिसिपेंट होंगे। और इनके बारे में केवल या तो राइटर लिख सकता है या फिर स्पीकर बोल सकता है। और लिसनर क्या करेगा, लिसनर सुनेगा, रीडर पढ़ेगा, और ऑडियंस भी क्या करेगी, सुन सकती है इनके बारे में। अब इतनी बातें करने के पश्चात में अब अगर हम लोग बात करें किसी भी सेंटेंस की, ठीक है, किसी भी सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस के जो अहम भाग हो सकते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं, जिनमें से जो सबसे प्रमुख भाग है वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट बनकर के आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट बनकर के आ सकता है, अधिकारी व्यक्ति के तौर पे आ सकता है, या किसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति के रूप में आ सकता है, या फिर ये कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति से संबंध रखने वाले संबंधी के रूप में आ सकता है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में पर्सन के यानी किसी व्यक्ति के आने के कई स्थान हो सकते हैं, और उस सेंटेंस में जो उसका पर्टिकुलर स्थान होगा उस व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम लोग नाउन लगाएंगे, तो उस नाउन का किसी भी सेंटेंस में जो पर्टिकुलर स्थान होगा उस स्थान के आधार पर उसके फंक्शनल नेम रखे जाएंगे। फंक्शनल नेम बोलने का मतलब क्या हुआ कि वो जिस प्रकार का कार्य कर रहा होगा उस प्रकार से उसका नाम होगा। जैसे हम नाउन को सब्जेक्ट कह सकते हैं, नाउन को कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, नाउन को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इस तरीके से नाउन को हम लोग पॉजेसिव नाउन कह सकते हैं, या फिर पोजेस्ड नाउन कह सकते हैं, रिलेटिव नाउन कह सकते हैं, या फिर रिलेटेड नाउन कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नाउन को किसी भी सेंटेंस में कई जगह पर देख सकते हैं, और उसके फंक्शन के आधार पर उसके अलग अलग फंक्शनल नेम तय करने की कोशिश करते हैं।
और ये जो पर्सन है किसी भी सेंटेंस में अगर व्यक्त किया जाएगा तो नाउन के जरिए व्यक्त किया जाएगा, नाउन के जरिए व्यक्त किया जाएगा, यानी इस व्यक्ति का कोई एक नाम होगा और उसी नाम से इस पर्सन की क्या होगी, पहचान होगी। तो अब अगर हम लोग थोड़े सा और आगे चलें तो भाई फर्स्ट पर्सन में जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, स्पीकर है और राइटर है। स्पीकर का काम क्या है, बोलना, किसी भी बात को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बोलने का कार्य कौन करता है, स्पीकर करता है। तो अगर स्पीकर को अपने बारे में बात बोलनी होगी तो भी वो बोलेगा, और अगर आपके बारे में बात बोलनी होगी तो भी वो बोल करके प्रस्तुत करेगा, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यानी किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करनी होगी तो भी वो बोल करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई कन्वर्सेशन शुरू होता है इस पर्सन से, मतलब वक्ता से या फिर लेखक से। अगर ये लोग ना हो तो कन्वर्सेशन शुरू नहीं हो सकता। इस वजह से हम लोग इसे कहाँ पे रखते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन इन अ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन आर स्पीकर एंड राइटर ऑफ दैट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। मतलब किसी भी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन के जो सबसे प्राथमिक व्यक्ति हैं वो कौन है, या तो स्पीकर है या फिर राइटर है। अच्छा, अब एक बात अपने आप से आप सोचिएगा, यदि मुझे अपने बारे में कोई बात आपसे बोलनी हो तो क्या मैं बार बार अपना नाम लेकर के आपके सामने ये बात बोलूंगा, ठीक है, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि अपने नाम के बदले में किसी एक प्रकार के शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, ठीक है। जैसे अपनी जगह पर यानी अपने नाम की जगह पर मैं बार बार मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, या मेरा शब्द का प्रयोग करूंगा, या हम शब्द का प्रयोग करूंगा, या हमारा शब्द का प्रयोग करूंगा। इन सभी शब्दों का प्रयोग मैं अपने आप के बारे में कोई बात आपसे कहने के लिए या लिखने के लिए प्रयोग करूंगा। यानी अगर स्पीकर या राइटर अपने आप को सब्जेक्ट बनाना चाहता है और कोई बात अपने ही बारे में बोलना चाहता है तो सब्जेक्टिव केस का व्यक्ति हो जाएगा। और सब्जेक्टिव केस में ये अपने लिए मतलब स्पीकर या राइटर अपने लिए दो प्रोनाउन का प्रयोग कर सकता है, या तो आई का या फिर वी का, ठीक है। मतलब समझिएगा, मतलब बहुत ही सिंपल सा है। जब स्पीकर या राइटर को अपने आप को सब्जेक्ट बनाना होता है तो वो अपना सब्जेक्टिव केस लिखता है, और स्पीकर या राइटर अपना नाम लिखने के बजाय अपने नाम के स्थान पर सब्जेक्ट के तरीके से आई अथवा वी का प्रयोग करता है। इतनी सी बात है। मैं फिर से आपके सामने रिपीट करता हूं, जब स्पीकर या राइटर यानी बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने आप को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बना करके कोई बात बोलना चाहता है तो अपने नाम की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर आई अथवा वी का प्रयोग करता है। आई का प्रयोग यह स्पीकर या राइटर तब करता है जब सिंगुलरली कोई बात कहना चाहता है, मतलब केवल अपने बारे में कोई बात कहना चाहता है, और वी का प्रयोग यह तब करता है जब प्लूरल के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहता है। मतलब वो कहने के लिए एक व्यक्ति है लेकिन वो 10 लोगों की तरफ से मतलब कई लोगों की तरफ से एक बात बोलना चाहता है आपसे। जैसे मैं अपने बारे में कोई बात आपसे कह सकता हूं केवल अपने बारे में, और मैं हम सब के बारे में भी कोई बात आपसे कह सकता हूं। तो यदि मुझे केवल अपने बारे में कोई बात कहनी है तो सब्जेक्ट मुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा और मैं अपना नाम लिखने के बजाय आई प्रोनाउन का प्रयोग करूंगा। और यदि मुझे हम सब के बारे में कोई बात कहनी है तो मुझे हम सब को सब्जेक्ट बनाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर हम सब के नाम के स्थान पर वी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आ जाते हैं कि भाई यदि सेकेंड पर्सन को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। मतलब सेकेंड पर्सन में कौन है, सेकेंड पर्सन में लिसनर है, रीडर है या फिर ऑडियंस है। मतलब यदि मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मुझे सुनने वाले सेकेंड पर्सन हो गए,
मैं कोई बात लिख रहा हूं तो मुझे पढ़ने वाले सेकंड पर्सन हो गए, या फिर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मुझे कई लोग अगर सुन रहे हैं एक ही जगह पर बैठ करके तो वो लोग ऑडियंस हो गए। बातें समझ में आई? तो अगर मुझे अपने सुनने वालों के लिए, अपने सुनने वाले को, या फिर अपने पढ़ने वालों को, या फिर अपनी ऑडियंस के बारे में कुछ कहना हो, मैं स्पीकर हूं या राइटर हूं, और मुझे अपने द्वारा बोली गई बात को सुनने वालों को सब्जेक्ट बनाना है, अपने पाठकों को सब्जेक्ट बनाना है, अपनी ऑडियंस को सब्जेक्ट बना करके उनके बारे में कोई बात कहनी है। जैसे मुझे सुनने वाले आप हैं, ठीक है, या मेरे द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ने वाले आप हैं। तो यदि मुझे अपने बारे में कुछ कहना था तो मैंने आई, और मुझे हम सब के बारे में कहना था तो वी का प्रयोग कर लिया मैंने। और मुझे आवश्यकता पड़ सकती है कि मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहूं। आप कौन है? लिसनर हैं या फिर रीडर है, ठीक है, या फिर ऑडियंस है। तो मुझे आवश्यकता क्या पड़ी? आपके बारे में बात करने की। तो आपको मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी जब लिसनर, रीडर या ऑडियंस को सब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो ऐसी दशा में हमें पर्सनल प्रोनाउन यू का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। एक तो साधारण सी बात यह है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे आपका नाम लेकर के कोई बात आपके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिंपली ये कह सकता हूं, आप अपने स्थान से उठकर मेरे पास आइए। तो मैंने यहाँ पर आपका नाम नहीं लिया, मैंने आप शब्द का प्रयोग किया आपको संबोधित करने के लिए। तो उसी शब्द का जो इंग्लिश में वर्जन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं। और अगर हम लोग यू की बात करें तो यू हमारा सिंगुलर भी है और यू हमारा प्लूरल भी है। मतलब यही एक अकेला शब्द है जो सिंगुलर लिसनर या रीडर के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और प्लूरल ऑडियंस के लिए भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। पहले इसके स्थान पर दाऊ, दी और दाई जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा था, जिसमें सिंगुलर अलग था सेकंड पर्सन और प्लूरल हमारा अलग था सेकंड पर्सन। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर जो है आप लोग ये कह लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। दाऊ, दी, डाई ये शब्द ऐसे थे जो कि सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ा जा रहा था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में इन चीज़ों को थोड़ा सा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से ये कहा गया कि भाई लिसनर का, रीडर का और ऑडियंस का तीनों का रोल एक जैसा होता है। इस वजह से उनके लिए एक ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा और इफेक्टिवली हम लोग वहां पर क्या प्रयोग करने लगे? यू का प्रयोग करने लगे। बात समझ में आई आपको? तो हमने यहाँ पे कहा भाई कि अगर लिसनर, रीडर या ऑडियंस को सब्जेक्ट बना करके उनके बारे में कोई बात करनी हो तो आपको कौन सा शब्द यूज करना चाहिए? यू का प्रयोग करना चाहिए सब्जेक्टिव केस में। और अब बात आती है थर्ड पर्सन की। यहाँ पर आप समझिएगा, थर्ड पर्सन कौन है? मैं बोलने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन हुए। अगर मैं आपसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूं जो ना तो बोलने वाला हो ना तो सुनने वाला हो, ठीक है, केवल उसके बारे में बात की जाए या उसके बारे में लिखा जाए, तो वो पर्सन अलग अलग जेंडर का हो सकता है, अलग अलग नंबर का हो सकता है, या ये भी संभावना है कि पर्सन न हो, वो पर्सन के अतिरिक्त कुछ हो जाए, पर्सन के अतिरिक्त कुछ हो जाए। जैसे व्यक्ति के अतिरिक्त वो जानवर हो जाए, या व्यक्ति के अतिरिक्त वो क्या हो जाए? निर्जीव वस्तु हो जाए, जिसके बारे में मुझे आपसे कोई बात करनी पड़े, ठीक है। तो पहले मैं उन प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूं जिनका उपयोग हम लोग किसी तीसरे पर्सन के लिए प्रयोग होने वाले नाउन के स्थान पर नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई? थर्ड पर्सन में ही का प्रयोग, या फिर सी का प्रयोग, या फिर दे का प्रयोग। ये तीन हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग स्पीकर या राइटर, अपने और लिसनर, रीडर और ऑडियंस के अतिरिक्त
किसी तीसरे पर्सन के बारे में कुछ कहने के लिए उनके नाम के स्थान पर प्रयोग करता है। बात समझ में आई? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर मुझे पहली बार कोई बात बोलनी होगी और तो मुझे उस व्यक्ति का नाम लेकर के आपके सामने पहले उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब आप जान जाएंगे कि मैं इस अमुक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिर उसके बाद में मुझे बार बार उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उस नाउन की रिपीटेशन को रोकूंगा और उसके स्थान पर मैं सब्जेक्टिव केस में, यानी अगर उसे सब्जेक्ट बना करके बार बार कुछ कहने की जरूरत पड़ रही है तो मैं या तो ही लगाऊंगा या सी लगाऊंगा या दे लगाऊंगा। अब यहाँ पर आपके सामने सवाल ये होगा कि भाई अगर ये 3 प्रोनाउन है तो तीनों प्रोनाउन के जरिए हम लोग 3 अलग अलग प्रकार के थर्ड पर्सन का बोध करा रहे होंगे, तो आपका ये अंदाजा बिल्कुल ही करेक्ट है। हम लोग ही का उपयोग तब करेंगे जब हमें किसी मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करना होगा। बात समझ में आई? और हम लोग सी का उपयोग तब करेंगे जब हम लोग किसी फेमिनिन जेंडर के सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करेंगे। और हम लोग दे का उपयोग तब करेंगे जब हम लोग किसी कॉमन जेंडर के प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेंगे। और कॉमन जेंडर बोलने का मतलब इसमें फेमिनिन भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, या फिर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बात सीखी कि भाई जो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है वो अपने अंतर्गत सब मिला करके 7 प्रोनाउन से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने अभी एक प्रोनाउन आपके सामने नहीं लिखा है क्योंकि वो पर्सनल नहीं है, वो पर्सन के अतिरिक्त जो लोग आ सकते हैं थर्ड पर्सन में उनके लिए बना हुआ है, और उसे हम लोग इट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इट कहते हैं। तो इट को मैं अलग से लिख रहा हूं, और इट के बारे में एक और बात आप यहाँ पे नोट करिएगा, इट को हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इट को हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कितने लोग इस बात को पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत लिख बैठते हैं, जबकि इट का प्रयोग हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे करते हैं। और इम्पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है अवैयक्तिक सर्वनाम। अगर हम लोग इसकी हिंदी बनाएं तो इस तरीके से इसकी हिंदी बनती है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अवैयक्तिक का मतलब जिसका संबंध व्यक्ति से ना हो, पर्सनल का मतलब रिलेटेड टू अ पर्सन, इम्पर्सनल का मतलब नॉट रिलेटेड टू अ पर्सन, मतलब जो एक व्यक्ति से संबंध न रखता हो। तो हम लोग इट का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम लोग इट के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग थर्ड पर्सन के इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे तब करेंगे जब हमें यहाँ पर न्यूटर जेंडर की बात करनी हो और सिंगुलर नाउन की बात करनी हो। और यहाँ पर जो हमने न्यूटर जेंडर लिखने की कोशिश की है, इसमें केवल निर्जीव वस्तुएं ही नहीं, इस इट का प्रयोग हम लोग जानवरों इत्यादि के लिए भी करेंगे। इस इट का उपयोग हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी करेंगे, उन्हें सब्जेक्ट बना करके कोई बात कहने के लिए। और उसी के साथ साथ में किसी तथ्य को भी अगर हम सब्जेक्ट बना करके कोई बात कहना चाहते हैं, मतलब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के संबंध में अगर मैं कोई बात करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए भी सब्जेक्ट की जगह पर बार बार उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किस शब्द का उपयोग करूंगा? इट का उपयोग करूंगा। तो भाई बड़ी लंबी चौड़ी बात हो गई सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के संबंध में। हम लोगों ने इन शार्ट ये बात सीखी कि भाई जो पर्सन इन कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन होता है उसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बनाए हैं। और पर्सन हमारा 3 प्रकार का हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो 3 प्रमुख वर्गों में विभक्त हैं, और जिनमें फर्स्ट पर्सन है जिसके अंतर्गत स्पीकर और राइटर है, यानी वक्ता और लेखक हैं। जब स्पीकर या राइटर को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, अर्थात उनका सब्जेक्टिव केस हमें लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी स्पीकर और राइटर को अगर अपने बारे में कोई बात बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो अगर वो अकेले अपने बारे में कहना चाहता है तो आई से अपनी बात शुरू करता है, और अगर
अपने साथ कई लोगों को मिला करके सभी के बारे में कुछ बात कहना चाहता है तो वो वी का प्रयोग करता है। और यदि स्पीकर या राइटर सेकंड पर्सन के अंतर्गत आने वाले लिसनर, रीडर या ऑडियंस को सब्जेक्ट बना करके इनके बारे में कोई बात कहना चाहता है तो यू का प्रयोग कर सकता है सब्जेक्ट के स्थान पर। और यदि किसी अन्य पुरुष के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई बात कहना चाहता है तो मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर नाउन की जगह पे ही का प्रयोग कर सकता है रिप्लेस करने के लिए। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग और सिंगुलर का मतलब एक वचन के किसी व्यक्ति के जगह पर वो किसका प्रयोग कर सकता है, सी का प्रयोग कर सकता है रिप्लेस करने के लिए नाउन को। और कॉमन जेंडर के प्लूरल किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए दे का प्रयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ में हमने सीखा कि भाई इट को भी हम लोग थर्ड पर्सन में रखते हैं क्योंकि ये भी अन्य व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं करता लेकिन अन्य तथ्यों के बारे में बात करने के लिए हम लोग इट का उपयोग करते हैं। और इसी वजह से हमने लिखा कि इट का उपयोग न्यूटर जेंडर के सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम करते हैं और इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अवैयक्तिक सर्वनाम कह सकते हैं और पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली। तो भाई हम लोगों के पास में कुल मिलाकर के 7 प्रोनाउन की, 7 पर्सनल प्रोनाउन की एक लिस्ट तैयार हुई जिसको मैं यहाँ पर क्लियरली आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें पर्सनल प्रोनाउंस की और अगर हम लोग इन पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव केस में लिखने की कोशिश करें या फिर किसी भी सेंटेंस में इन्हें सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास में फर्स्ट पर्सन में आई हो सकता है और हमारे पास में वी हो सकता है, सेकेंड पर्सन में हमारे पास में यू होगा, थर्ड पर्सन में हमारे पास कई लोग होंगे जिनमें ही होगा, सी होगा, ही होगा, सी होगा और दे होगा। और इट को हम लोग थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे। इट हमारे पास में इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर आएगा जिसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। इम्पर्सनल प्रोनाउन हम लोग इसको बोलने की कोशिश करेंगे, जो इट है हमारा इसको हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन यानी अवैयक्तिक सर्वनाम बोलने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने कहा भाई पर्सनल प्रोनाउन का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी यदि व्यक्तियों को सब्जेक्ट बनाना हो और व्यक्ति कितने हो सकते हैं, या तो स्पीकर राइटर होगा या लिसनर रीडर या ऑडियंस होगी या फिर नॉन पार्टिसिपेंट कोई पर्सन होगा जिसके बारे में कुछ बातें बोली जाएंगी या फिर लिखी जाएंगी। तो यदि हम लोग व्यक्तियों को सब्जेक्ट बना करके किसी सेंटेंस में रखना चाहते हैं और उनके नाम को हम बार बार नहीं लिखना चाहते तो उनके नाम के स्थान पर हम लोग स्पीकर या राइटर अपने लिए आई और वी का प्रयोग करेगा, आपके लिए यानी लिसनर रीडर और ऑडियंस के लिए यू का प्रयोग करेगा और किसी थर्ड पर्सन यानी नॉन पार्टिसिपेंट नाउन को रिप्लेस करने के लिए ही, सी या दे का उपयोग करेगा और किसी भी अवैयक्तिक तथ्य को जो है रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करेगा, इट का उपयोग करेगा। तो अब तक के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने ये बात सीखी कि पर्सनल प्रोनाउन को एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया और उसका प्रयोजन क्या है और उसे हम लोग कैसे बेहतरीन तरीके से रटने के अतिरिक्त समझ करके सीख सकते हैं। तो मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस के अतिरिक्त एक और केस को लेकर के जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। तो आप इन सभी तथ्यों को इत्मीनान से नोट करिए। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस को डिस्कस करने के लिए। तो मित्रों, अब तक के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने ये सारी बातें सीख ली। हम लोगों ने सीख लिया पर्सन इन अ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन, यानी किसी भी प्रकार के संप्रेषण या फिर बातचीत में जो पर्सन है वो 3 प्रकार का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर और राइटर है, सेकंड पर्सन में लिसनर, रीडर और ऑडियंस है और थर्ड पर्सन नॉन पार्टिसिपेंट नाउन के लिए बना हुआ है। इसके बारे में केवल लिखा जा सकता है या फिर बोला जा सकता है। फिर हमने कहा जब स्पीकर या राइटर अपने आप को सब्जेक्ट बना करके कोई बात बोलना चाहेगा तो वो अपने स्थान पर आई का प्रयोग करेगा अपने आप को केवल अपने बारे में बोलने के लिए और वी का प्रयोग करेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर जब वो अपने अतिरिक्त अन्य कई लोगों को मिला करके सामूहिक रूप से उनके बारे में कोई बात बोलना चाहेगा। और फिर हमने कहा कि यदि
उसी स्पीकर या राइटर को फिर से आवश्यकता पड़ जाती है आपको यानी लिसनर, रीडर या ऑडियंस को सब्जेक्ट बना करके कोई बात कहने के लिए, तो वो आपके नाम लेने के बजाय, आप सभी का नाम लेने के बजाय आपके स्थान पर, आप सभी के नाम के स्थान पर यू शब्द को यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि यदि स्पीकर या राइटर को आपके और अपने अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के बारे में कोई बात बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो यदि वो व्यक्ति मैस्कुलिन जेंडर का है यानी पुल्लिंग का है और सिंगुलर यानी एक वचन का है, तो उसके नाम के स्थान पर उसके नाम की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर ही का प्रयोग करना उचित होगा। और यदि वो फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर नंबर का कोई एक नाउन है तो उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए सी का प्रयोग करना उचित होगा। और यदि वो कॉमन जेंडर का प्लूरल नंबर का कोई एक नाउन है तो उसकी जगह पर दे का प्रयोग करना उचित होगा। और यदि वह एक ऐसा नाउन है जो कि पर्सन के लिए नहीं बना हुआ है, पर्सन के अतिरिक्त और वैयक्तिक तथ्यों के लिए बना हुआ है, तो उसकी जगह पर सिंगुलर होने के केस में वहां पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इट का प्रयोग करना पड़ेगा अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए। इस सभी के आधार पर हम लोगों ने देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत ये 7 शब्द हमको देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से एक शब्द इम्पर्सनल है और बाकी 6 शब्द हमारे कैसे हैं? पर्सनल हैं, यानी व्यक्ति से संबंध रखने वाले शब्द हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इनको हमने सीख तो लिया, लेकिन हम लोगों ने किसी सेंटेंस में इनका एप्लीकेशन करके उनके प्रैक्टिकलिटी को नहीं पहचाना। तो मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल्स पेश करने जा रहा हूं, जिसके जरिए आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, इन सब की जरूरत ही क्या थी इंग्लिश लैंग्वेज में। हालांकि हमारे पास में और भी बहुत सारे शब्द थे, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लैंग्वेज को बना दिया गया कि भाई हमें उसे बार बार जो है पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर हम लोग उसमें शब्दों को अपनी डिक्शनरी में जोड़े जा रहे हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें सीखे जा रहे हैं। तो चलिए देखिए भैया कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए और इन सभी बातों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपके इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। सपोज करिए मैं अपने से किसी बात को शुरू करता हूं। अभी अभी आपने क्या लर्न किया कि जब स्पीकर को अपने बारे में कोई बात कहनी होती है तो जिसके बारे में जो कुछ बात कही जाती है किसी भी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। तो इसका मतलब मुझे अपने बारे में कहना है तो मुझे अपने आप को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो याद करिए अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि यदि स्पीकर या राइटर अपने आप को सब्जेक्ट बनाना चाहता है तो उसे एक प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा आई। तो अगर मैं अपने बारे में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं केवल अपने बारे में बात कर रहा हूं और मैं बात को बोल भी रहा हूं, यानी मैं स्पीकर हूं। तो स्पीकर को जब केवल अपने बारे में कोई बात कहनी है तो वो सबसे पहला शब्द क्या लिखेगा? सब्जेक्ट की जगह पर आई का प्रयोग करेगा। तो आई यहाँ पे सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इतनी बातें आपको क्लियर है और इसमें किसी भी प्रकार का इलॉजिकल कोई बात नहीं है। अभी अभी हमने बात की कि जब स्पीकर को केवल अपने आप को सब्जेक्ट बना करके कुछ बात कहनी होगी तो पहला शब्द वो क्या बोलेगा? आई बोलेगा। अब आई के हिसाब से सब्जेक्ट हमने निर्धारित कर लिया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से बाकी सब कुछ चलेगा, लेकिन जो ये बाकी सब कुछ चलेगा इन सभी को हम लोग सुंदर सुंदर शब्दों में क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। बातें आपको समझ में आई? तो प्रेडिकेट में जो सबसे पहला शब्द होगा यहाँ पे क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा, कनेक्टिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा। कुछ न कुछ यहाँ पे वर्ब का पोर्शन होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलने जा रहे हैं, सकारात्मक वाक्य बोलने जा रहे हैं। तो आई के हिसाब से प्रेजेंट टेंस में हमारे पास आ जाएगा एम, और उसके बाद हम कहेंगे मैं हूं। क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। तो भाई सेंटेंस हमारा बनके तैयार है आपके सामने, आई एम अ टीचर। कोर ऑफ द सेंटेंस क्या रहा? ये बात रही बेसिक ऑफ द सेंटेंस कि भाई स्पीकर को केवल अपने बारे में कुछ बात बोलनी है तो वो फर्स्ट पर्सन के आई
पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेगा। अब इसके बाद में मैं दो लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपके बारे में भी बात करना चाहता हूं और मैं अपने बारे में भी बात करना चाहता हूं। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि भाई मैं अपने बारे में भी बात करना चाहता हूं और आपके भी बारे में बात करना चाहता हूं। तो एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं अपने आप को आपके विकल्प के रूप में पेश करूं, यानी आपको अपने आपके विकल्प के रूप में पेश करूं, या दोनों लोगों को जोड़ करके एक साथ में प्रयोग करूं। तो जो सरल सी बात है, तो मैं आपको और अपने आप को दोनों लोगों को जोड़ करके बात करना चाहता हूं। तो मैं कितने लोगों की बात करना चाहता हूं? दो लोगों की, मेरी और आपकी। ठीक है, तो मैं कौन हूं? बोलने वाला। तो अपने लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई लिखना पड़ेगा। फिर मुझे एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, एंड। फिर उसके बाद मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं? आपके। आप कौन हो? सुनने वाले। तो सुनने वाले को सब्जेक्ट यदि बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? यू। तो मैं लिखूंगा आई एंड यू। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे जो भी चीजें लिखना चाहते हैं वो इस सब्जेक्ट के आधार पे लिखेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के आधार पर होगा आई एंड यू। फिर उसके बाद में आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा आई एम ए टीचर। मैंने केवल अपने बारे में बात की, स्पीकर ने केवल अपने बारे में बात की, तो आई शब्द को प्रयोग कर दिया सब्जेक्ट की जगह पे। स्पीकर ने अपने बारे में भी बात की और श्रोता के भी बारे में बात की, तो दोनों लोगों को कंबाइन करके उसने एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ करके एक कंबाइंड सब्जेक्ट बनाया। आई एंड यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अभी इस बात पे मत जाइएगा कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है ना, इसका प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या होगा, मतलब यू पहले आएगा कि आई पहले आएगा। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में सीखना शुरू किया है तो हम लोग इस सेंटेंस के इम्प्रूव करने के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे भी हम लोग आएंगे। लेकिन हम लोग सिंपल सटीक तरीके से इतनी बातें कर सकते हैं। और इस पूरे सेंटेंस में इतनी बात हो गई सब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो ये दो बातें हमने भाई सीखी। अब यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे अपने बारे में भी बात करनी है, आपके बारे में भी बात करनी है, और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी बात करनी है। अब उस तीसरे व्यक्ति का अगर मैं पहली बार जिक्र करना चाहता हूँ तो मेरे लिए सबसे परम आवश्यक ये बात होगी कि मैं पहले उसका नाम लूँ, फिर उसके बाद में उसके नाम की जगह पे कुछ और शब्द प्रयोग करना शुरू कर दूंगा। तो मैं एक तीसरा सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें मैं स्पीकर, लिसनर और किसी थर्ड पर्सन यानी नॉन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट तीनों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैं वो सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आई कॉमा यू एंड, और मान लीजिए वो तीसरा व्यक्ति कौन है? रोहन है। आई यू एंड रोहन आर क्लासमेट्स। I, you and रोहन आर क्लासमेट्स। ये सेंटेंस इंप्रूव्ड सेंटेंस नहीं है, इसकी जगह पे मैं इंप्रूव्ड सेंटेंस लिख देता हूं। यू रोहन एंड आई आर क्लासमेट्स। तो आप इस सेंटेंस को न ही लिखिए तो बेहतर है, ठीक है ना। इसकी जगह पे आप इस तरीके से ना लिख करके आप ऐसे लिख लीजिए, यू एंड आई लिख लीजिए, यू एंड आई। ठीक है, ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है विद इन अ सेंटेंस। अगर कोई पॉजिटिव बात बोलनी हो तो सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन को आई के यानी फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और वही बात यहाँ पर भी होती है कि सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि भाई इस यू के जरिए किसका बोध हो रहा है? आपका बोध हो रहा है। और आप कौन है? सुनने वाले। तो इस यू के जरिए हम लोगों ने लिसनर को व्यक्त किया, और इस रोहन के जरिए किसी एक नॉन पार्टिसिपेंट, न तो आप रोहन है
ना तो मैं रोहन हूं। तो ये नॉन पार्टिसिपेंट नाउन का बोध हो रहा है और इस आई के जरिए मैंने अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश की है। स्पीकर, स्पीकर, ठीक है ना, ये कौन है? स्पीकर है, बोलने वाला व्यक्ति है। और इन तीनों को मिला करके हमने यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बनाने की कोशिश की है? सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास में किस तरीके से है? प्रेडिकेट के तौर पे, ठीक है ना। ये ऊपर वाली बात मैं यहाँ से हटा दूं। बात कंफर्म हुई? तो हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे, पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस और ये तीसरा सेंटेंस। और इन 3 साधारण सेंटेंसेस से, 3 साधारण वाक्यों से मैंने अपने प्रिय विद्यार्थियों को ये बात सिखाने की कोशिश की कि भाई जब स्पीकर अपने आप को सब्जेक्ट बनाना चाहता है तो वो आई का उपयोग करता है केवल अपने बारे में कुछ कहने के लिए। और यदि स्पीकर लिसनर को सब्जेक्ट बनाना चाहता है, ऑडियंस को या फिर रीडर को, तो यू शब्द का प्रयोग करता है। और यदि किसी नॉन पार्टिसिपेंट को सब्जेक्ट बना करके बात बोलनी होती हो तो सबसे पहली बार उस व्यक्ति का नाम लेने की हमें आवश्यकता पड़ती है। और बाद में जब हम लोग इसी व्यक्ति के बारे में बात करने लगते हैं तो इसकी रिपीटेशन को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसके जेंडर और नंबर के आधार पर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में से ही, सी और दे और इट का प्रयोग करने लगते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको ये बातें समझाने के लिए काफ़ी हैं कि भाई पर्सनल प्रोनाउंस का औचित्य क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में और उन्हें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और उनकी उपयोगिता क्या है। कुछ एक सेंटेंस मैं आपके सामने फिर से लिखने की कोशिश करता हूं और मैं आपसे ये अनुग्रह करूंगा कि आप उनमें जो वियर्डनेस है, मतलब उसमें जो मोनोटोनस वाली बात है, मोनोटोनस का मतलब जैसे एक जैसी धुन, ठीक है ना, ये चीज आप उसमें ढूंढने की कोशिश करिएगा। यानी जो भी आपको उसमें खराब लगे उसे आप नोट आउट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे आई मेट रोहन यस्टरडे, मैं रोहन से मिला, मैं मिला रोहन से, कब मिला? कल मिला। रोहन was dancing in classroom. Rohan was dancing in classroom. I stopped Rohan at once because I thought he, सॉरी मैंने यहाँ पे रोहन लिखना था, रोहन could break his legs। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हमने एक स्पीच के तौर पे आपके सामने लिखने की कोशिश की, एक पैसेज के तौर पे, या फिर ये कह लीजिए कि एक वाकया है और उस वाकये को हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। एक इवेंट है, ठीक है ना, ये आपके सामने क्या है? इवेंट। और इस इवेंट में 2 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। इस इवेंट में केवल 2 व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपने आप को पेश करने की कोशिश की है और यहाँ पर पहली बार मैंने एक अन्य व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है जो आप में से कोई भी नहीं है। मैं ये जानता हूं, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसका नाम लिखने की कोशिश की है। फिर से मैंने इस सेंटेंस को समाप्त किया और इसी के सीक्वेंस में अगला सेंटेंस बोला। मैंने पहले सेंटेंस में कहा आई मेट, मैं मिला रोहन से यस्टरडे यानी कल। फिर उसके बाद मैंने कहा रोहन वाज डांसिंग इन द क्लासरूम। क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिससे मैं कल मिला? ये जो रोहन आपने यहाँ पे लिखा है ये तो यही व्यक्ति है, ठीक है, ये तो यही व्यक्ति है। तो आपने क्या देखा कि विद इन अ स्पीच, मतलब एक ही वक्तव्य में ये एक ही इवेंट की बात यहाँ पे हो रही है।
एक ही इवेंट में, सेम इवेंट में एक ही पर्सन को हमने यहाँ पे क्या किया है, फिर से उसका नाम लेकर के लिखने की कोशिश की है। तो आप ये कहेंगे कि यार अगर किसी भी तरीके से ये बार बार रोहन कहने के बजाय अगर मुझे कोई छोटा सा शब्द मिल जाता जो मैं इसकी जगह पर प्रयोग कर लेता और मेरे लिसनर्स, रीडर्स या फिर ऑडियंस को उस व्यक्ति का बोध हो जाता तो कितनी खूबसूरत सी बात होती। मुझे बार बार इस व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं लेना पड़ता। और समझ में आई? कभी कभी जो इम्प्लाइड मीनिंग होती है, इम्प्लाइड का मतलब एक तरीके से दूसरे मीनिंग के जगह पर प्रयुक्त होने वाली जो मीनिंग होती है वो ओरिजिनल मीनिंग से मतलब जो है ज्यादा इफेक्टिव होती है, उसको कम शब्दों में बयान किया जा सकता होगा या फिर उसे बोलने में आसानी होती होगी, और मैटर ऑफ द फैक्ट आप लोग वही बात कहते हैं जो बात आप कहना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब मीनिंग यही रहे, सेंस यही निकले, लेकिन किसी भी तरीके से रोहन 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 ये बार बार कहना, यानी ये जो मोनोटोनस है स्पीच में, मोनोटोनस जो स्पीच बन गई है, यानी एक ही धुन बार बार जैसे बजी जा रही है, वो हट जाए, यानी ये नाउन क्या हो जाए, रिपीट टेलीकास्ट होने से बच जाए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, ये देखना पड़ेगा कि पहली बार के अतिरिक्त ये कितनी जगहों पर आया है। तो हमें जवाब मिला कि पहली जगह ये है, फिर दूसरी जगह हमारे पास में ये है जहां पर ये फिर से रिपीट हुआ, और तीसरी जगह ये है जहां पर ये फिर से रिपीट हुआ। अब इन तीनों जगहों पर हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई इस रोहन का प्रयोजन क्या है, मतलब रोहन को हमने क्या बनाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, क्या मान करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपका वर्ब का पोर्शन शुरू होता है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे रोहन है। तो रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और हमें इसे रिपीट होने से रोकना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोहन का जेंडर और नंबर दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। केस तो हमने डिफाइन कर लिया कि भाई सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और हमें इसका जेंडर डिफाइन करेगा। तो आप लोगों के क्षेत्र में या फिर मेरे क्षेत्र में रोहन शब्द ज्यादातर पुरुषों के नामकरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैस्कुलिन जेंडर होगा। और रोहन के द्वारा, इस शब्द के द्वारा एक व्यक्ति का बोध होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई ये सिंगुलर नंबर का नाउन है। तो अभी आप याद रखिए कि भाई रोहन कौन है, नॉन पार्टिसिपेंट कैंडिडेट है इन दिस स्पीच, मतलब इस इवेंट में भाग लेने वाला व्यक्ति नहीं है, इसके बारे में मैं केवल बात कर रहा हूँ, आप में से भी कोई नहीं है, ठीक है। ये कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो अगर ये तीसरा व्यक्ति है तो थर्ड पर्सन के फील्ड से हमें पर्सनल प्रोनाउन पिकअप करना पड़ेगा, और वो पर्सनल प्रोनाउन ऐसा होना चाहिए जो कि मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर नंबर का हो। तो जैसे ही आप ये डिसाइड करते हैं तो आपको इसका जवाब मिलता है कि भाई इसकी जगह पे आप किसका उपयोग कर लीजिए, ही का उपयोग कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बना रखा है ही को। तो हम लोग यहाँ पे रोहन को हटाएंगे और रोहन की जगह पे ही को लगा देंगे, यानी हम कह सकते हैं हमारा सेंटेंस एक सुधर गया। और हमने यहाँ पे लिखा आई मेट रोहन यस्टरडे, फिर हमने लिखा ही वॉज डांसिंग इन क्लासरूम, वह क्लासरूम में क्या कर रहा था, नाच रहा था। फिर उसके बाद में हमने कहा आई स्टॉप्ड। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई रोहन का प्रयोजन फिर से क्या है, तो रोहन का यहाँ पे आने का प्रयोजन है ऑब्जेक्ट बनने का, मतलब रोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर क्या है, स्टॉप्ड वर्ब के प्रभाव के अंतर्गत यहाँ पे कार्य कर रहा है, यानी स्टॉप्ड वर्ब के बाद में आने वाला ये ऑब्जेक्ट है। ये जो रोहन है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो रोहन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तरीके से प्रयोग हो रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे इसका नंबर और जेंडर डिसाइड करेंगे, तो फिर से नंबर और जेंडर वही मिलेगा, मैस्कुलिन जेंडर आपको मिलेगा, और आपको कौन सा नंबर मिलेगा, सिंगुलर नंबर मिलेगा। लेकिन अब की बार ये चूंकि ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हमें क्या मिलता है, हिम मिलता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखने वाले हैं इस बात को, ऑब्जेक्टिव केस को। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर नंबर का नाउन होता है, उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग हिम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो भाई इस रोहन को हटाएंगे यहाँ से और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे, और हमारा सेंटेंस फिर से करेक्ट हो जाएगा। और हम बोल देंगे आई स्टॉप्ड हिम एट वंस, मैंने उसे तुरंत रोका, बिकॉज क्योंकि, आई थॉट मैंने सोचा,
फिर से रोहन की बात यहाँ पे आई, तो रोहन के बाद फिर से वर्ब शुरू हुई, यानी ये हमारा फिर से सब्जेक्ट बनने को तैयार है। तो हम लोग इसके जगह पे फिर से क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, और हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे भाई कि आई थॉट ही कुड ब्रेक हिज लेग्स, मैंने ये सोचा कि वह अपने पैर तोड़ लेगा। बातें आपको समझ में आई? तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड किया, एक नाउन के रिपीट टेलीकास्ट को, बार बार उसके किसी सेंटेंस या स्पीच में आने की पुनरावृत्ति को हमने क्या कर दिया, रोक दिया। और रोकने के लिए हम लोगों को जहां पर पुनरावृत्ति रोकनी थी वहां पर प्रयोग होने वाले नाउन के जेंडर, नंबर और उसके प्रयोजन यानी केस के आधार पर हमें एक पर्सनल प्रोनाउन उसी की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता पड़ गई। तो संभवतः इन सभी एग्जाम्पल्स के जरिए आपने ये समझने की कोशिश की होगी कि पर्सनल प्रोनाउन का एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर में प्रयोजन क्या है और वे कितने खास हो सकते हैं आपके लिए। बिना पर्सनल प्रोनाउन के आप लोग सेंटेंस को या स्पीच को मोनोटोनस होने से कभी नहीं बचा सकते हैं, और आपको बार बार लोगों का वहां पर क्या करना पड़ेगा, नाम लेकर के बातें बोलनी पड़ेगी। तो पर्सनल प्रोनाउन इसी बात के लिए बने हैं, किस बात के लिए, स्पीकर या राइटर को, लिसनर, रीडर और ऑडियंस को, या फिर किसी नॉन पार्टिसिपेंट पर्सन को, या फिर जो कि पर्सन के अतिरिक्त हो उसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए हमारे पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतनी ही बातें सीख पाएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इससे आगे की बातों से अवगत कराऊंगा, यानी पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। संभवतः ये वीडियो लेक्चर आपका 40 मिनट्स या 45 मिनट्स को एक्सीड कर गया है, जो कि आपके कैप्चरिंग पावर से थोड़ा सा ज़्यादा है, या फिर मैं आपको इतने ज़्यादा जो है बड़े लेक्चर, एक ही लेक्चर में मैं बहुत सारी बातें नहीं देना चाहता, ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखें और अच्छे तरीके से उन्हें आप लोग ग्रैस्प करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के साथ में। मैं आपसे इस वीडियो लेक्चर में इसी तथ्य के साथ में विदा लेना चाहूँगा। फिर से मैं आपसे एक अनुग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने घरों में कम से कम 7-8 बार हैंड वॉश का उपयोग करिए, सैनिटाइज होकर के रहिए और अपने आप को कोविड-19 की महामारी से बचा करके सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो फिर उसके बाद में आप और हम मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो आपका देश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद।